Hello friends, subscribe to my channel High Schools and also press on the bell icon to watch my latest informative videos. हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वेल्डिंग डिफेक्ट्स के बारे में कि वेल्डिंग डिफेक्ट्स क्या होते हैं, इसकी टाइप्स क्या क्या हैं, वेल्डिंग डिफेक्ट्स के कॉजेस और रेमेडीज़ क्या क्या हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी वेल्डिंग डिपार्टमेंट में वर्क करते हैं तो आपको वेल्डिंग डिफेक्ट्स के बारे में, इसकी टाइप्स के बारे में और कॉजेज़ और रेमेडीज़ के बारे में नॉलेज होनी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वेल्डिंग डिफेक्ट्स के बारे में जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो को स्किप ना करें। तो अब डिस्कस करते हैं हम वेल्डिंग डिफेक्ट्स के बारे में कि वेल्डिंग डिफेक्ट्स होते क्या हैं। वेल्डिंग डिफेक्ट्स एक टाइप की इरेगुलरिटीज़ हैं जो कि वेल्ड मेटल में रॉन्ग वेल्डिंग प्रोसेस या इनकरेक्ट वेल्डिंग पैरामीटर्स के कारण आती हैं। जो वेल्डिंग डिफेक्ट्स होते हैं वो डिज़ायर्ड वेल्ड बीट शेप, साइज़ और इंटेंडेड क्वालिटी, जिस टाइप की हमें क्वालिटी चाहिए वेल्ड बीट की, उससे काफ़ी डिफरेंट होते हैं। वेल्डिंग डिफेक्ट्स जो है वेल्ड मेटल के इनसाइड भी आ सकते हैं और आउटसाइड भी आ सकते हैं। कुछ वेल्डिंग डिफेक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि अलाउ किए जाते हैं एक अंडर परमिसिबल लिमिट्स में, पर कुछ ऐसे डिफेक्ट्स होते हैं जो कभी भी एक्सेप्ट नहीं किए जा सकते, जैसे कि क्रैक ऐसा डिफेक्ट है जो कभी भी वेल्डिंग डिफेक्ट्स में एक्सेप्ट नहीं किया जाता है परमिसिबल लिमिट में। अब डिस्कस करते हैं हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेल्डिंग डिफेक्ट्स के बारे में कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेल्डिंग डिफेक्ट्स कौन कौन से होते हैं। जैसे यहाँ पे एक आइडियल वेल्ड है। आइडियल वेल्ड जैसे कि हमें कैसा डिज़ायर्ड वेल्डिंग बीट चाहिए, किस टाइप की वेल्डिंग चाहिए। और कुछ वेल्डिंग डिफेक्ट्स हैं जैसे कि क्रैक, पोरोसिटी, अंडरकट, स्लैग इंक्लूजन, स्पैटर, इनकम्प्लीट फ्यूजन, इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन, ओवरलैप। तो इन सब वेल्डिंग डिफेक्ट्स के बारे में हम ब्रीफली आगे डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब डिस्कस करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वेल्डिंग डिफेक्ट्स के बारे में। वेल्डिंग डिफेक्ट्स को 2 टाइप्स में क्लासीफाई किया जाता है। फर्स्ट आता है एक्सटर्नल वेल्डिंग डिफेक्ट्स, सेकंड आता है इंटरनल वेल्डिंग डिफेक्ट्स। एक्सटर्नल वेल्डिंग डिफेक्ट्स में जो वेल्डिंग डिफेक्ट्स आते हैं वो होते हैं वेल्ड क्रैक, अंडरकट, स्पैटर, पोरोसिटी, ओवरलैप, क्रेटर। इंटरनल वेल्डिंग डिफेक्ट्स में जो वेल्डिंग डिफेक्ट्स आते हैं वो होते हैं स्लैग इंक्लूजन, इनकम्प्लीट फ्यूजन, नेकलेक क्रैकिंग एंड इनकम्प्लीटली फिल्ड ग्रूव और इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन। इन सब के बारे में अब डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। अब डिस्कस करते हैं हम एक्सटर्नल वेल्डिंग डिफेक्ट्स के बारे में। एक्सटर्नल वेल्डिंग डिफेक्ट्स वो डिफेक्ट्स होते हैं जो कि वेल्ड बीट के ऊपर एक्सटर्नली विजिबल रहते हैं। इनमें से सबसे पहले डिफेक्ट आता है वेल्ड क्रैक। वेल्ड क्रैक सभी वेल्डिंग डिफेक्ट्स में से सबसे मोस्ट अनवांटेड डिफेक्ट है। वेल्ड क्रैक जो है सरफेस के ऊपर भी प्रेजेंट रहता है, वेल्ड मटेरियल के इनसाइड भी प्रेजेंट रहता है, या हीट अफेक्टेड जोन में भी प्रेजेंट रहता है। तो फ्रेंड्स, जो क्रैक होता है वो डिफरेंट टेम्परेचर्स के ऊपर जनरेट होता है। अगर टेम्परेचर के अकॉर्डिंग क्रैक को क्लासीफाई करें तो 2 टाइप्स के क्रैक आते हैं। एक होता है हॉट क्रैक, एक होता है कोल्ड क्रैक। हॉट क्रैक जो है वेल्ड जॉइंट की क्रिस्टलाइजेशन के ड्यूरिंग जो है जनरेट होता है, जब टेम्परेचर जो है 10,000 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा बढ़ता है, तब हॉट क्रैक जो है जनरेट होता है। कोल्ड क्रैक क्या होता है? कोल्ड क्रैक एक टाइप का क्रैक है जो कि वेल्डिंग प्रोसेस के एंड में जनरेट होता है, जब टेम्परेचर जो है काफ़ी कम हो जाता है। कई बार कोल्ड क्रैक जो है काफ़ी घंटों के बाद विजिबल होता है। जब भी हम कोई वेल्डिंग करते हैं, वेल्डिंग के काफ़ी घंटों बाद जब वेल्ड मटेरियल काफ़ी कूल हो जाता है तब विजिबल होता है, या काफ़ी दिन भी लग जाते हैं वेल्ड क्रैक को विजिबल होने में। तो ये हॉट क्रैक एंड कोल्ड क्रैक दोनों क्रैक की टाइप्स हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करते हैं वेल्ड क्रैक के कॉजेस और रेमेडीज़ के बारे में। तो सबसे पहले हम वेल्ड क्रैक के कॉजेस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो कॉज आता है वो है बेस मेटल की पुअर डक्टाइलिटी। सेकंड नंबर पे कॉज आता है वेल्ड मेटल में रेजिडुअल स्ट्रेसेस का प्रेजेंट होना। थर्ड नंबर पे आता है जो वेल्डिंग जॉइंट्स होते हैं, अगर वो रिजिड होंगे तो वेल्ड मेटल जो है वो डिफ़िकल्ट होगा उसके लिए एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट होना। फोर्थ नंबर पे आता है अगर सल्फ़र का कांटेक्ट और कार्बन का कांटेक्ट ज़्यादा होगा तो क्रैक के चांसेस ज़्यादा होंगे। अगर हम हाइड्रोजन एज ए शील्डिंग गैस फेरस मेटल में यूज़ करेंगे तो क्रैक के चांसेस बढ़ सकते हैं। उसके बाद आता है रेमेडीज़ ऑफ द वेल्ड क्रैक। वेल्ड क्रैक को रिड्यूस करने के लिए क्या क्या रेमेडीज़ यूज़ करनी चाहिए। तो सबसे पहले आता है यूजिंग अप्रोप्रिएट मटेरियल
सेकंड नंबर पे आता है प्री हीटिंग द वेल्ड एंड रिड्यूसिंग द कूलिंग स्पीड जॉइंट्स। थर्ड नंबर पे आता है रिड्यूस द गैप बिटवीन द वेल्ड जॉइंट, मतलब कि जो भी वेल्ड जॉइंट में गैप होंगे उनको रिड्यूस करना। फोर्थ नंबर पे आता है वाइल वेल्डिंग रिलीजेस द क्लैंपिंग फोर्स स्लोली विच इंक्रीजेस फिल द कैपेसिटी ऑफ वेल्ड मटेरियल, मतलब कि जो भी हमने क्लैंपिंग यूज़ की है वेल्डिंग के लिए हमें उसकी फ़ोर्स को रिलीज़ करना है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं अंडरकट के बारे में। अंडरकट डिफेक्ट कौन सा होता है कि जब भी हम किसी बेस मेटल को वेल्ड करते हैं तो वो जो बेस मेटल होता है वो मेल्ट हो जाता है और उसके वेल्ड बीट की एडजेस के ऊपर एक नोच की शेप में ग्रूव फॉर्म होता है, उसे हम बोलते हैं अंडरकट। अंडरकट क्या करता है, जो फटीग स्ट्रेंथ होती है जॉइंट की उसे रिड्यूस करता है। फ्रेंड्स अब हम डिस्कस करते हैं अंडरकट के कॉजेस और रेमेडीज़ के बारे में। सबसे पहले जो कॉज आता है अंडरकट का वो ये है कि अगर आर्क वोल्टेज हाई होगा तब ये डिफेक्ट बढ़ेगा। सेकंड नंबर पे आता है अगर हम रॉन्ग इलेक्ट्रोड को यूज़ करेंगे या इलेक्ट्रोड का एंगल है वो रॉन्ग यूज़ करेंगे तब ये डिफेक्ट फॉर्म हो सकता है। थर्ड नंबर पे आता है अगर हम लार्ज लेंथ की इलेक्ट्रोड को यूज़ करेंगे तब भी इस डिफेक्ट के बढ़ने के चांसेस हैं। फोर्थ नंबर पे आता है अगर इलेक्ट्रोड की स्पीड जो है वो हाई होगी तब भी ये एक रीज़न है इस डिफेक्ट के जनरेट होने का। उसके बाद आते हैं रेमेडीज़ क्या होती हैं अंडरकट की। अंडरकट की फर्स्ट रेमेडी ये है कि हमें आर्क लेंथ को रिड्यूस करना है और आर्क वोल्टेज को कम करके यूज़ करना है। सेकंड नंबर पे आता है जो इलेक्ट्रोड का एंगल हमने जो मेंटेन करना है वो 30 से 45 डिग्री के एंगल के बीच में मेंटेन करना है। थर्ड नंबर पे आता है जो इलेक्ट्रोड का डायामीटर है वो स्मॉल होना चाहिए। और फोर्थ नंबर पे आता है जो ट्रैवल स्पीड है इलेक्ट्रोड की वो हमें रिड्यूस करके यूज़ करनी है। तो ये सारे इसके कॉजेस और रेमेडीज़ हैं। अंडरकट के बाद जो नेक्स्ट डिफेक्ट आता है वो होता है स्पैटर। स्पैटर जो है सभी वेल्डिंग डिफेक्ट्स में से मोस्ट पॉपुलर डिफेक्ट है। स्पैटर क्या होता है कि जब भी हम वेल्डिंग करते हैं बेस मेटल के ऊपर तो वेल्डिंग के दौरान काफ़ी सारी ड्रॉपलेट्स जो हैं बेस मेटल के ऊपर चिपकी रह जाती हैं, तो उन्हीं ड्रॉपलेट्स को उन्हीं ड्रॉप्स को हम स्पैटर कहते हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं स्पैटर के कॉजेस और रेमेडीज़ के बारे में। तो सबसे पहले हम कॉजेस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो इसका जो फर्स्ट कोज़ है वो ये है कि अगर हाई वेल्डिंग करंट यूज़ करेंगे तो इस डिफेक्ट के आने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाएंगे। सेकंड नंबर पे आता है कि अगर आर्क जो है लॉन्ग होगी तब भी इस डिफेक्ट के आने के चांसेस जो हैं वो हाई होंगे। थर्ड नंबर पे आता है अगर हम इनकरेक्ट पोलैरिटी यूज़ करेंगे तब भी इस डिफेक्ट के आने के चांसेस बढ़ सकते हैं। फोर्थ नंबर पे आता है इम्प्रॉपर गैस शील्ड, अगर हम गैस की शील्डिंग जो है इम्प्रॉपरली यूज़ करेंगे तो ये भी एक कॉज है इस डिफेक्ट को जनरेट होने का। उसके बाद आते हैं रेमेडीज़। स्पैटर की रेमेडीज़ क्या क्या हैं। तो फर्स्ट रेमेडी जो है इसकी आर्क लेंथ को रिड्यूस करना और वेल्डिंग करंट को रिड्यूस करना। सेकंड नंबर पे आता है अगर हम राइट पोलैरिटी यूज़ करेंगे अकॉर्डिंग टू द कंडीशन तब इस डिफेक्ट के आने के चांसेस कम हो सकते हैं। थर्ड नंबर पे आता है अगर हम प्लेट के एंगल को इंक्रीज़ करेंगे और प्रॉपर गैस शील्डिंग यूज़ करेंगे तब भी इस डिफेक्ट के आने के चांसेस जो हैं वो कम हो जाएंगे। स्पैटर के बाद अब हम डिस्कस करते हैं पोरोसिटी के बारे में। पोरोसिटी क्या होता है। पोरोसिटी एक टाइप की कंडीशन है जिसमें वेल्डेड जोन में या वेल्ड बीड में कुछ गैस और स्मॉल बबल्स जो हैं वो फंस जाते हैं। स्मॉल बबल्स वेल्ड बीड में जनरेट हो जाते हैं या उसमें रह जाते हैं, तो उसे हम पोरोसिटी बोलते हैं। तो पोरोसिटी के कॉजेस और रेमेडीज़ क्या क्या होंगी। इसके कॉजेस के बारे में अगर डिस्कस करें तो फर्स्ट कॉज आता है कि जब भी हम शील्डिंग गैस अंडर रेगुलेशन नहीं यूज़ करेंगे, अंडर कंट्रोल नहीं यूज़ करेंगे तो पोरोसिटी के आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सेकंड नंबर पे आता है अगर हम लॉन्गर आर्क यूज़ करेंगे तो इसके आने के चांसेस जो हैं इंक्रीज़ हो जाएंगे। थर्ड नंबर पे आता है अगर हम वेल्डिंग करंट को इंक्रीज़ करके यूज़ करेंगे, बढ़ा के यूज़ करेंगे तब भी पोरोसिटी आ सकती है। फोर्थ नंबर पे आता है अगर वेल्ड सरफेस के ऊपर रस्ट या ऑयल प्रेजेंट रहेगा तब भी पोरोसिटी आने के चांसेस बढ़ते हैं। अगर हम इसके रेमेडीज़ की बात करें पोरोसिटी की तो सबसे पहले आता है अगर हम प्रॉपर शील्डिंग गैस प्रॉपर क्वांटिटी में यूज़ करेंगे तो इसके आने के चांसेस कम हो जाएंगे। सेकंड नंबर पे आता है वेल्डिंग करंट को हम डिक्रीज़ करके यूज़ करेंगे तब भी पोरोसिटी के आने के चांसेस कम हो जाएंगे। थर्ड नंबर पे आता है
हम स्मॉल आर्क को यूज़ करेंगे स्लो करके प्रोसेस में, ताकि इसके आने के चांसेस जो हैं वो कम हो जाएंगे। फोर्थ नंबर पे आता है जो भी रस्ट, ऑयल, कुछ भी सरफेस के ऊपर कोई भी कंटामिनेशन लगे हुए हैं तो उसे हम क्लीन करेंगे, जिससे पोरोसिटी के आने के चांसेस कम हो जाएंगे। नेक्स्ट जो डिफेक्ट आता है वो होता है ओवरलैप। ओवरलैप भी काफ़ी पॉपुलर डिफेक्ट है सभी वेल्डिंग डिफेक्ट्स में से। ओवरलैप का मीनिंग क्या होता है कि जो वेल्ड फेस होता है, जो भी वेल्ड बीड है, उसका जो फेस है वो वेल्ड टो यानी कि यहाँ पे जैसे ये वेल्ड यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, उससे जो वेल्ड मेटल जो है वो बाहर चला जाएगा, तो ये डिफेक्ट जो है प्रोड्यूस होगा। इस कंडीशन में क्या होता है कि जो वेल्ड मेटल है वो रोल्स हो जाते हैं, इसके रोल्स बन जाते हैं वेल्ड मेटल के, और इसका जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री से कम होता है। तो अब हम डिस्कस करते हैं ओवरलैप के कॉजेस और रेमेडीज़ के बारे में। अगर मैं इसके कॉजेज़ की बात करूं तो सबसे पहले कॉज आता है इम्प्रॉपर वेल्डिंग टेक्निक। अगर हम इम्प्रॉपर वेल्डिंग टेक्निक यूज़ करेंगे तो ओवरलैप आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सेकंड नंबर पे आता है अगर हम लार्ज इलेक्ट्रोड को यूज़ करेंगे तो डिफेक्ट आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। थर्ड नंबर पे आता है अगर हाई वेल्डिंग करंट को यूज़ किया जाए तब भी ओवरलैप के आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके रेमेडीज़ क्या होंगे ओवरलैप के? प्रॉपर वेल्डिंग टेक्निक को अगर हम यूज़ करेंगे तो ओवरलैप आने के चांसेस जो हैं वो कम हो जाएंगे। सेकंड नंबर पे है अगर हम स्मॉल इलेक्ट्रोड्स को यूज़ करेंगे तो ओवरलैप आने के चांसेस जो हैं वो कम हो जाएंगे। थर्ड नंबर पे है अगर हम लेस वेल्डिंग करंट को यूज़ करेंगे, वेल्डिंग करंट को कम करके वेल्ड करेंगे तो ओवरलैप आने के चांसेस जो हैं वो कम हो जाएंगे। नेक्स्ट जो वेल्ड डिफेक्ट है वो है क्रेटर। क्रेटर में क्या होता है कि जब भी हम किसी पार्ट को वेल्ड करते हैं तो वेल्ड करने के लास्ट में जब आर्क ब्रोकन होती है तो क्रेटर में वेल्ड मटेरियल जो है वो फिलअप नहीं हो पाता है, जिससे क्या होता है कि जो वेल्ड के आउटर एडजेस होते हैं वो क्रेटर से जल्दी ही कूल हो जाते हैं, जिससे क्या होता है स्ट्रेस क्रिएट होता है क्रेटर में और क्रैक जो है वो फॉर्म होता है। अगर हम क्रेटर के कॉजेज़ की बात करें तो सबसे पहला कॉज आता है इनकरेक्ट टॉर्च एंगल, यानी कि अगर टॉर्च का एंगल इनकरेक्ट होगा तब क्रेटर के आने के चांसेस ज़्यादा हैं। सेकंड नंबर पे आता है लार्ज इलेक्ट्रोड। अगर हम लार्ज इलेक्ट्रोड यूज़ करेंगे तब भी क्रेटर के आने के चांसेस ज़्यादा हैं। थर्ड नंबर पे आता है इम्प्रॉपर वेल्डिंग टेक्निक। अगर हम इम्प्रॉपर वेल्डिंग टेक्निक का यूज़ करेंगे तब भी क्रेटर के आने के चांसेस ज़्यादा हैं। उसके बाद आते हैं रेमेडीज़ ऑफ क्रेटर। क्रेटर की फर्स्ट रेमेडी है कि अगर हम प्रॉपर टॉर्च एंगल को अगर यूज़ करेंगे तो मेटल में आने वाले स्ट्रेस के चांसेस जो हैं वो रिड्यूस हो सकते हैं। सेकंड नंबर पे आता है अगर हम स्मॉल इलेक्ट्रोड को अगर यूज़ करेंगे तो क्रेटर के आने के चांसेस डिक्रीज़ हो जाएंगे। थर्ड नंबर पे आता है यूज़ ए प्रॉपर टेक्निक। अगर हम प्रॉपर टेक्निक को यूज़ करेंगे वेल्डिंग की तो क्रेटर के आने के चांसेस जो हैं वो कम हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, हमने डिस्कस कर लिया है एक्सटर्नल वेल्डिंग डिफेक्ट्स के बारे में। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंटरनल वेल्डिंग डिफेक्ट्स के बारे में। इंटरनल वेल्डिंग डिफेक्ट्स वो डिफेक्ट्स होते हैं जो कि वेल्डिंग में इंटरनली प्रेजेंट रहते हैं और वेल्डिंग की क्वालिटी को अफेक्ट करते हैं। जिनमें से सबसे पहला डिफेक्ट आता है स्लैग इंक्लूजन। स्लैग इंक्लूजन काफ़ी पॉपुलर डिफेक्ट है। स्लैग क्या होता है कि जब भी हम किसी मटेरियल की वेल्डिंग करते हैं तो वेल्ड बीट के ऊपर एक मटेरियल फॉर्म होता है जिसे हम स्लैग कहते हैं। अगर वेल्डिंग में किसी भी टाइप का स्लैग प्रेजेंट रहेगा तो ये मटेरियल की मेटल वेल्डेबिलिटी और टफनेस को अफेक्ट करेगा। ये वेल्ड मटेरियल की स्ट्रक्चरल परफॉर्मेंस को डिक्रीज़ कर देगा, तो जिससे क्या होगा कि वेल्डिंग की जो क्वालिटी है, जो स्ट्रेंथ है, वो वीक हो जाएगी और वेल्डिंग की क्वालिटी जो है वो पुअर हो जाएगी। तो स्लैग के कॉजेस और रेमेडीज़ क्या क्या होंगे? तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं स्लैग इंक्लूजन के कॉजेस के बारे में। सबसे पहला कॉज आता है स्लैग तब फॉर्म होगा जब वेल्डिंग करंट की डेंसिटी है काफ़ी स्मॉल होगी और ये मेटल सरफेस की मेल्टिंग के लिए रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हीट को प्रोवाइड नहीं करेगी। सेकंड नंबर पे आता है अगर वेल्डिंग की स्पीड फास्ट होगी तो स्लैग के आने के चांसेस ज़्यादा होंगे। थर्ड नंबर पे आता है अगर वेल्ड सरफेस की एडजेस जो हैं वो प्रॉपरली क्लीन नहीं होंगे तो स्लैग जो है प्रोड्यूस होगा। फोर्थ नंबर पे आता है अगर वेल्डिंग का एंगल और ट्रैवल रेट जो है वेल्डिंग रोड का वो इम्प्रॉपर होगा तब भी स्लैग इंक्लूजन के बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर मैं स्लैग इंक्लूजन के रेमेडीज़ की बात करूं तो सबसे पहली रेमेडी आती है कि करंट की डेंसिटी को इंक्रीज़ करके हम स्लैग इंक्लूजन के चांसेस को कम कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे आता है वेल्डिंग की स्पीड को एडजस्ट करके हम
स्लैग इंक्लूजन को कम कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, स्लैग और वेल्ड पूल है आपस में मिक्सअप नहीं हो पाएंगे। थर्ड नंबर पे आता है वेल्डिंग एडजेस को क्लीन करके और प्रीवियस वेल्ड लेयर्स हैं उनमें से स्लैग को रिमूव करके हम स्लैग इंक्लूजन के चांसेस को कम कर सकते हैं। फोर्थ नंबर पे आता है प्रॉपर इलेक्ट्रोड एंगल एंड ट्रैवल रेट को यूज़ करके हम स्लैग इंक्लूजन को रिड्यूस कर सकते हैं। अगर हम इनकम्प्लीट फ्यूजन की बात करें तो इनकम्प्लीट फ्यूजन में क्या होता है कि जब वेल्डर जो है एक्यूरेटली मटेरियल को वेल्ड नहीं करता है और जो वेल्ड मटेरियल है वो गैप को फिल करने से पहले ही प्री सॉलिडिफाई हो जाता है, तो उस डिफेक्ट को हम इनकम्प्लीट फ्यूजन कहते हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं इनकम्प्लीट फ्यूजन के कॉजेस और रेमेडीज़ के बारे में। तो सबसे पहले हम कॉजेस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट कॉज आता है लो हीट इनपुट। अगर हीट इनपुट लो होगी तो इनकम्प्लीट फ्यूजन जो है वो प्रोड्यूस होगा। सेकंड नंबर पे आता है अगर वेल्ड पूल जो है काफ़ी लार्ज होगा तो उससे भी इनकम्प्लीट फ्यूजन के आने के चांसेस बढ़ सकते हैं। थर्ड नंबर पे आता है अगर वेल्ड जॉइंट का एंगल जो है वो कम होगा तो उससे भी इनकम्प्लीट फ्यूजन जो है वो आएगा। फोर्थ नंबर पे आता है अगर इलेक्ट्रोड और टॉर्च एंगल जो है वो इनकरेक्ट होंगे तो उससे भी इनकम्प्लीट फ्यूजन जो है वो प्रोड्यूस हो सकता है। और फिफ्थ नंबर पे आता है अगर बीट की पोजीशन जो इम्प्रॉपर होगी तो उससे भी इनकम्प्लीट फ्यूजन जो है प्रोड्यूस हो सकता है। अगर रेमेडीज़ की बात की जाए तो फर्स्ट रेमेडी आती है कि वेल्डिंग करंट को इंक्रीज़ करके और ट्रैवल स्पीड को डिक्रीज़ करके हम इसके चांसेस को कम कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे आता है डिपोजिशन रेट को रिड्यूस करके हम इसके चांसेस को कम कर सकते हैं। थर्ड नंबर पे आता है वेल्ड जॉइंट के एंगल को इंक्रीज़ करके इनकम्प्लीट फ्यूजन को हम एलिमिनेट कर सकते हैं। फोर्थ नंबर पे आता है कि जो इलेक्ट्रोड और टॉर्च एंगल है उसको एक प्रॉपर पोजीशन में हम मेंटेन करके इसके चांसेस को कम कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि जो प्लेट के एडजेस हैं वो मेल्ट हो जाएंगे प्रॉपरली। नेक्स्ट जो वेल्डिंग डिफेक्ट आता है वो होता है नेकलेस क्रैकिंग। नेकलेस क्रैकिंग जो है वो इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग में प्रोड्यूस होता है। यहाँ पे जो वेल्ड होता है प्रॉपरली पेनिट्रेट नहीं करता। क्या होता है इसमें जो मोल्टन मेटल होता है वो कैविटी में प्रॉपरली फ्लो नहीं करता, जिससे जो क्रैकिंग प्रोड्यूस होती है उसे हम बोलते हैं नेकलेस क्रैकिंग। अगर हम नेकलेस क्रैकिंग के कॉजेज़ के बारे में बात करें तो सबसे पहले आता है कि इम्प्रॉपर वेल्डिंग टेक्निक को हम यूज़ करेंगे तो नेकलेस क्रैकिंग के आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सेकंड नंबर पे आता है कुछ मटेरियल जैसे कि निकल बेस अलॉय, स्टेनलेस स्टील, कार्बन स्टील और टिन अलॉयस, तो जो नेकलेस क्रैकिंग है इन्हीं मटेरियल्स में ज़्यादा आती है। थर्ड नंबर पे आता है कि जो इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग है अगर हम उसे हाई स्पीड में यूज़ करेंगे तब भी नेकलेस क्रैकिंग के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाएंगे। उसके बाद अगर हम रेमेडीज़ के बारे में बात करें तो सबसे पहले आती है कि अगर हम प्रॉपर वेल्डिंग टेक्निक को यूज़ करेंगे तो नेकलेस क्रैकिंग के चांसेस जो हैं वो हम रिड्यूस कर सकते हैं। और सेकंड नंबर पे आता है अगर हम प्रॉपर मटेरियल यूज़ करेंगे वेल्डिंग के लिए तो नेकलेस क्रैकिंग के चांसेस कम हो जाएंगे। और इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग की जो स्पीड है हम अगर लो पे यूज़ करेंगे तब भी इसके चांसेस जो हैं हम कम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट जो डिफेक्ट आता है वो होता है इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन। इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन जो है वो बट वेल्ड्स में ज़्यादा आती है। यहाँ पे मेटल का जो ग्रूव होता है प्रॉपरली फिल नहीं हो पाता और कम्प्लीटली पेनिट्रेट नहीं हो पाता उसमें वेल्ड मटेरियल, जिससे वो इनकम्प्लीटली फिल रह जाता है, इसीलिए हम इसे इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन कहते हैं। और इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन को हम इनकम्प्लीट फील्ड ग्रूव भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम इनकम्प्लीट फील्ड ग्रूव यानी कि इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन के कॉजेज़ और रेमेडीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो हम इसके कॉजेज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। तो इसका फर्स्ट कॉज जो होता है वो होता है वेल्ड मेटल का लेस डिपोजिशन होना। सेकंड नंबर पे आता है कॉज इसका यूजिंग द इम्प्रॉपर साइज ऑफ इलेक्ट्रोड। और थर्ड नंबर पे आता है इम्प्रॉपर वेल्डिंग टेक्निक। ये तीनों इसके कॉजेज़ हैं। अगर मैं इसकी रेमेडीज़ की बात करूं इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन की तो फर्स्ट इसकी रेमेडी आती है कि जो वेल्ड मेटल है उसका हमें ज़्यादा से ज़्यादा डिपोजिशन का यूज़ करना होगा। सेकंड नंबर पे आता है कि जो इलेक्ट्रोड है वो प्रॉपर साइज़ की यूज़ करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स होप आपको वीडियो के कंटेंट्स काफ़ी अच्छे लगे होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा।